यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू क्लास पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं जो बदलते हुए पैटर्न पर आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उनको हम यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी सभी क्लासेस की तरह, और आपको यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसमें सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो यहाँ पर कौन सी 3 कहानियां हैं जिन्हें मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी माना है? शुक्ल जी ने सीधा सीधा ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा है भाई? इसमें किसको माना है? तो देखिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है, ए सी ई। ठीक है, अब ए सी ई में कौन सा आता है? तो एक तो इंदुमती को इन्होंने मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी माना है। सी 11 वर्ष का समय, जो कि खुद शुक्ल जी की ही कहानी है, 1903 में प्रकाशित हुई थी। और इंदुमती की बात करें तो 1900 ईस्वी में आई थी, 1903 में आई थी। कौन सी? 11 वर्ष का समय कहानी। और इसके बाद इन्होंने दुलाई वाली को भी मार्मिक कहानी के रूप में माना है। ठीक है, भाव प्रधान कहानी माना है दुलाई वाली बंग महिला की, जो कि 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों कहानियां आपको अच्छे से याद रख लेनी है। बाकी प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की कहानी है। पंडित और पंडितानी किसकी है? गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा, जो कि कविता है किसकी? निराला जी की। इस कविता की पंक्तियों में को कविता में आने के क्रम से पहले के बाद के क्रम में लगाना है। यानी कि राम की शक्ति पूजा अगर आपने पढ़ रखी है, इस तरह से आपको कविताओं को पढ़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने आपने पढ़ा है तो ये क्रम से आप आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखिए, पहले मैं आपको सीधा आंसर बताती हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। पेपर में समय बहुत कम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी। अब हम डी में देख लेते हैं किस तरीके से लगाई गई है। सबसे पहले आएगा है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा बी। और इसके बाद आएगा केवल जलती मसाल। ठीक है, केवल जलती मसाल आ जाएगा, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, केवल जलती मसाल। इसके बाद आएगा नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। इसके बाद आ जाएगा अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से पंक्तियां आपको क्रम में लगाने के लिए पूछ ली जाती हैं, आपको याद रखना है। आगे आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर जी का नाटक है। इस नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो तीसरे में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? सीधा सीधा पहले आपको ऑप्शन में बता देती हूँ तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगरा बाजार नाटक में आई जो पंक्तियां हैं उनका क्रम बताना है। तो यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी, देखो सभी में डी दे रखा है, सबसे पहले तो डी ही आएगा। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर बड़ी पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात। ठीक है, जितने भी हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात। ये हमारा सबसे पहली पंक्ति में आ जाएगा। दूसरा है होता है बागों से हर एक बाग का निभा, वह बाग किस तरह ना लुटे ना उजड़े आहा। ये हमारा सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद है ए, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज जानते। ये आ जाएगा चांद, ना हम चांद समझे ना ही सूरज को मानते, तीसरे नंबर पर। आगे है रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागो चमन ना हो। है ना, अगर रोटी पेट में ना हो, अगर खाली पेट है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना मेले अच्छे लगते हैं ना कोई ख्वाहिश है ना बागो चमन। ठीक है, ये बोल रहा है। तो 4 नंबर पर ये आ जाएगा। और इसके बाद है कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। ये हमारा 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से पंक्तियां आपको लगाने के लिए कम से कम लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न ऐसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो आपको पंक्तियों का क्रम लगाना होगा, चाहे वो कविताओं का हो चाहे वो गद्य रचनाओं से हो।
ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी है, जो कि किसकी है, माधवराव सप्रे की कहानी है। और इस कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी, तो विधवा को उसकी झोपड़ी से निकाल के बाहर कर दिया था जमींदार ने, और बाद में वो एक टोकरी भर मिट्टी लेने आती है, किसके लिए, चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी 5 साल की जो पोती उसके साथ रहती है वो खाना नहीं खा रही थी। और बूढ़ी विधवा ने सोचा कि अगर मैं वहां से मिट्टी लाकर चूल्हा बना दूंगी तो ये उससे रोटी खाने लग जाएगी। ठीक है, तो चूल्हा बनाने के लिए वो मिट्टी लेने गई थी। बीन बिहूं मैं तुम्हारी रागनी बिहूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है? बीन बिहूं मैं तुम्हारी रागनी बिहूं महादेवी वर्मा जी की कविता है, और इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है? तो सही ऑप्शन हमारा देखो अखंड सुहागिनी इसमें आता है, सुनहली दामिनी, कूलहीन प्रवाहिनी, लेकिन आत्मदीप्त चांदनी नहीं बोलता। ठीक है, आत्मदीप्त चांदनी इसका इसमें संकलित नहीं है। आगे निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन कौन सा है? राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 6 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में देखते हैं कौन कौन से आते हैं, तो बी अंजलि 1930 में प्रकाशित होता है, डी चित्ररेखा 1935 ईस्वी, और ई एकलव्य 1958 ईस्वी। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा जी के क्या है, काव्य संकलन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, और इसमें जो मेहमान है वो रात्रि में संगीत के कार्यक्रम में गए हुए थे। ठीक है, संगीत के कार्यक्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपको। विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, इनका जन्म आपको पता होगा तभी लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर विवेकी राय। विवेकी राय का जो जन्म है ये हुआ था 1924 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी। सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881। और रामचंद्र शुक्ल का हुआ था 1884 ईस्वी में। कुबेर नाथ राय का जन्म हुआ था सबसे लास्ट में, और वो है 1933 ईस्वी। तो डी सबसे लास्ट में आएगा। अब 2 ऑप्शन में दे रखा है, और 1933 से पहले क्या आ जाएगा, 1924, यानी कि विवेकी राय ए, है ना, ये नहीं मैच हो रहा है। और इससे सबसे पहले कौन सा होगा, 1881, यानी कि सी सरदार पूर्ण सिंह, ये भी 2 में दे रखा भी है ना, ये भी 2 में दे रखा है सी और ई। और इसके बाद आ जाएगा 1884, यानी कि रामचंद्र। सी के बाद ई आना चाहिए, जो हमारा सी ऑप्शन में सही हो रहा है। ठीक है, इन सभी का निबंधकारों का आपको क्रम से याद रखना है। निबंधकारों को क्या, बल्कि नाटककारों, सभी को याद रखना पड़ेगा। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इतिहासकारों ने जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उनका समय आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं राम कुमार वर्मा का आ रहा है। राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ये 1938 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और इसके बाद है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और इन्होंने लिखा है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन का तो आप जानते ही होंगे, 1888 ईस्वी में प्रकाशित होता है। FEKA हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो ग्रंथ है ये कब आता है, 1920 ईस्वी में आता है। और गणपति चंद्र गुप्त का तो सबसे लास्ट में आता है 1965 ईस्वी में। ठीक है, इनका तो सबसे लास्ट में है, तो ई सबसे लास्ट में होना चाहिए, और ई सबसे लास्ट में एक में ही आ रहा है। ये तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम भाई पता होने चाहिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो। वैसे तो ये क्लास टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हो किसी की भी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब इसमें 41 प्रकरण है। ठीक है, 41 प्रकरण है, और सभी प्रकरण मतलब आपको क्रम से अगर याद होंगे तभी आप लगा पाओगे। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी आपने मतलब इसको पढ़ रखा होगा, 1-2 बार भी देख रखा होगा, तो शायद आप इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को। सुख दुख सब में हाँ साहसी पुरुष, बिगाड़ का मूल विवाद और अकाल में अधिक मास। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई, परीक्षा गुरु का देखो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें आएगा अकाल में अधिक मास। ठीक है, ई ऑप्शन एक में ही दे रखा है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो भी जानता है कि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 41 के 41 प्रकरण क्रम से याद कोई नहीं रख पाता, इसीलिए यहाँ पर ई दे रखा है। और इसके बाद है बी, यानी कि सब में हाँ
इसके बाद ए आ जाएगा सुख दुख, और फिर बिगाड़ का मूल विवाद, और फिर आ जाएगा साहसी पुरुष। ठीक है, ये इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था, पहला भाग इसका। और ये यशपाल जी का क्या है, उपन्यास है झूठा सच। इसके पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म क्या होगा। ये कितना थोड़ा गहराई से प्रश्न पूछा गया है। बताइए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। झूठा सच के जो पहला खंड है उसमें भोला पांधे की गली की औरतों के बीच हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ता जो आए थे, इनमें से कौन कौन थी। तो यहाँ पर हमारा 13 में राइट ऑप्शन भाई क्या हो जाएगा, कौन कौन शामिल थी। तो ये थी ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तभी आप ये प्रश्न कर पाओगे। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं। तो इसके चतुर्थ अंक की अगर बात करें तो इसमें 14 दृश्य हैं टोटल। ठीक है, कितने हैं, 14 दृश्य हैं चतुर्थ अंक में, याद रखना 4 अंक है इसमें। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है। तो ये किसके बारे में लिखा है, एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी जी की है। जब बहुत सारे आलोचकों ने इसे मन्नू भंडारी की आत्मकथा माना, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि आत्मकथा में पूरे जीवन भर का सार होता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का केवल एक अंश मात्र है। ठीक है, एक पहलू है। तो ये मन्नू भंडारी जी का कथन है। आगे जिंदगी नामा उपन्यास, जो कि कृष्णा सोबती जी का है, 1979 में प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, जिंदगी नामा उपन्यास में किन गीतों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सी और ई। अब ए में देखते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, ये इसमें आया है। कुदरत के सब बंदे, ये कुदरत आ जाएगा। ठीक है, ये सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। सी में हो जाएगा, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। ये भी इसमें कहा गया है। और इसके बाद आ जाएगा, नामे अरबी नामे लाहौरी नामे हिंदी, शहर नागौरी नामे हिंदू तुर्क पिसौरी नामे राहिंदा विच। ठीक है, तो ये जो गीत हैं, जो कविता अंश हैं, वो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन आपको दिए गए हैं। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। हाँ, ये ठीक है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है कोलू है। ये कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है। तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। देखो, ए इसमें बिल्कुल राइट है। ठीक है, ए तो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन बी इसमें सही नहीं है। ठीक है, बी इसमें सही नहीं है। ये जो कथन है वो किसका है, ये कथन किसका है, मेहता का है। ठीक है, ये किसका कथन है, डॉक्टर मेहता का कथन है, याद रखना, ओमकार नाथ का नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर मेहता का कथन है, याद रखिएगा। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथन किसका है। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। ये कथन आपको बताना है किसका हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा भाई। देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये पूछा गया था यूजीसी नेट में, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। और ये जो कथन है वो है यार्ड्स का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यार्ड्स का कथन है और इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसको डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। आगे, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन कौन से होंगे इसमें से। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन में से कौन से हैं। संस्कृति और सौंदर्य कथन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो आप जानते ही हो। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का है। और इसमें कौन सा है सही है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। क्या ऐसा उन्होंने बोला है। हाँ, बिल्कुल बोला है। क्या ए ऑप्शन तो हमारा राइट होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, ये इसमें एक कथन आया है। आगे, द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां आगे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये इसमें कथन नहीं है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूत
अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। डी सही है इसके अंदर। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। ठीक है, ये भी नहीं है। ए, बी और डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। ए, बी और डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पोंगी बनकर घूमना उसके लिए उतना ही सहज था जितना कि बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या होगा? इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा बौद्ध साधु। ठीक है, पोंगी का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? बौद्ध साधु हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, इसमें पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? पतंजलि का उल्लेख इसमें कौन सा पात्र करता है? इसमें आंसर तो आपको दिख रहा है, चलिए फिर भी आप बता दीजिए कौन सा पात्र है जो इसमें किसका उल्लेख करता है? पतंजलि का। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? संगिनी हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश आप जानते हैं, ये 1958 में प्रकाशित आषाढ़ का एक दिन नाटक है। किसका? मोहन राकेश जी का। और संगिनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। ठीक है, यरवान स्त्रवान ऋषियों बभूवु। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र यहाँ पर आप देख लीजिए, हालांकि पात्र मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ से फिर भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। देश का धन बाल गंगाधर तिलक, देश का धन बाल गंगाधर तिलक गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए बताइए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 पुस्तक दे रखी हैं और आपको उधर लेखक के नाम दे रखे हैं। तो राइट ऑप्शन अगर हम बात करें तो देखो इसमें हो जाएगा डी। अब डी में देखते हैं क्या दे रखा है। ए में 3 यानी कि देश का धन, देश का धन किसकी पुस्तक है? तो ये राधा मोहन गोकुल की। ठीक है, राधा मोहन गोकुल की पुस्तक है। गुलामगिरी की बात करें तो ये ज्योतिराव किसकी है? ज्योतिराव गोविंद राव फूले की है। ठीक है, ज्योतिराव फूले की है गुलामगिरी पुस्तक। स्त्री पुरुष तुलना किसकी है? तो ये ताराबाई संधे की पुस्तक है। और गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। ईदगाह कहानी के किस पात्र का ये कथन है? ईदगाह कहानी 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद जी की कहानी है। और इसमें ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर मोहसिन। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? मोहसिन के द्वारा कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये संवाद यहाँ पर आप देख लीजिए, कंप्लीट आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किस इतिहासकार का है? रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शुक्ल जी। ठीक है, ये शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के, ये देख लेना, शुक्ल जी का कथन है। और इसमें कुछ और विद्वानों की युक्तियां दे रखी हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा था। कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अंधेरे में कविता जो कि मुक्ति बोध की है, इस कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां कौन सी होंगी? अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए, पागल की भूमिका में है इसमें जो, उसके द्वारा कौन सी पंक्तियां हैं जो गाई गई हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए तो होगा मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। इसके बाद आएगा जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, ये भी ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ठीक है, ये तीनों गीत हैं इसमें जो पागल के द्वारा गाए गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इनको आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है किसमें कौन सा पात्र है, किसमें कौन सा पात्र है। तो बताइए राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो जो कल्याणी पात्र है वो किसका है? चंद्रगुप्त का है। ठीक है, कल्याणी किसमें है? चंद्रगुप्त में है। जमुना बहन किसके अंदर है? जमुना बहन महाभोज में है। किन्नी
आधे अधूरे सावित्री की बेटी का नाम है, और कृपी किसका है, एक और द्रोणाचार्य में पात्र है जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है। तो ए में हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि ए ही ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो रहा है। शुक्ल जी के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन से होंगे, रीति ग्रंथकार कवि कौन से हैं शुक्ल जी के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, तो सबको याद रखना है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि ये रीति ग्रंथकार कवियों में शामिल हैं। और रीति ग्रंथकार कवि कौन से हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ दे भी रखे हैं। शुक्ल जी के अनुसार कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि ये रीति ग्रंथकार कवि हैं, जबकि बख्शी, हंसराज और गुमान मिश्र ये रीतिकाल के अन्य कवियों में शामिल है। ठीक है, अन्य कवियों में रीतिकाल के अन्य कवि के नाम से जो पार्ट है उसमें है रीति ग्रंथकार कवि। और उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन की टिकैत राय, प्रकाश, रस विलास और भड़वा संग्रह लिखा है इन्होंने, है ना। और कुलपति मिश्र रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नक्श एक संग्राम सार, ग्वाल कवि की रचना यहाँ पर दे रखी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अन्य कवियों की रचना बख्शी, हंसराज की स्नेह सागर, विरह विलास और 12 मास, गुमान मिश्र की नेषद काव्य, कृष्ण चंद्रिका और छंदा टवी। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये कथन किसके बारे में है। 28 में आपको बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से क्या है, सुगंधित है। यहाँ पर हमारा ये जो मजदूरी और प्रेम हमारा क्या है, मजदूरी और प्रेम निबंध है, उसमें भेड़ चराने वाला शीर्षक है, वहां से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, भेड़ चराने वाले के बारे में है, जबकि जल्दसाज, बाग का माली और हल चलाने वाले इस निबंध के अन्य पात्र हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात खान को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। ठीक है, किलात खान को सब मिलाकर के कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 25,000 रुपए की। ठीक है, 25,000 रुपए की कीमत की वस्तुएं उसको तोहफे में मिली थी। 1877 में प्रकाशित हुआ था भारतेंदु जी का निबंध है, और इस जिस पर एक हाथी मिला था, जिस पर 4,000 की लागत का हौदा लगा हुआ था। जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कम खाव के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपए की वस्तुएं उसको मिली थी। इनके अन्य निबंध याद रख लेना। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है, तो ये आप सब जानते होंगे, ये है सुरेंद्र वर्मा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं बीच बीच में, और थोड़े कठिन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूजीसी नेट में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि आजकल टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी करते हो तो आपके लिए टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब चैनल को भी जरूर कर